तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। क्या जानते हैं? हम जानते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो देखो, जो तुम्हारा केमिकल रिएक्शन है ये दो तरह के होते हैं। हमारा जो केमिकल रिएक्शन है ये दो तरह के होते हैं। एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन और एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि बताओ इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें इरिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में वापस नहीं आ सकता है। मतलब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा आपका मिल्क से कर्ड बनना। मिल्क से क्या बनना? कर्ड बनना। या फिर मिल्क से पनीर बनना। एक बार तुमने दूध से पनीर बना लिया तो वो बन गया, वापस तुम्हारा पनीर दूध में चेंज नहीं हो सकता। तो वो क्या है? एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अब क्वेश्चन आता है कि फिर रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? तो रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होगा जो एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा ना, तो वो वापस फिर से रिएक्टेंट बन जाएगा। जैसे तुम पानी को गर्म करोगे तो क्या होगा? यानी तुम्हारा वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जब तुमने वाटर को हीट किया तो वाटर गैस के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। लेकिन वो गैस जो तुम्हारा वाटर वेपर बना वो थोड़ी देर बाद कंडेंस होके वो वापस पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? हाँ, बर्फ से पानी, ये भी तुम्हारा रिवर्सिबल का एग्जाम्पल है। बिल्कुल शुभम कुमार, हैप्पी तिवारी सही बोल रहे हैं। तो ये था इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल के बारे में छोटा सा डेफिनेशन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इसको ध्यान रखना, हमेशा सिंगल एरो से डिनोट करते हैं, और रिवर्सिबल रिएक्शन को हमेशा डबल एरो से डिनोट करते हैं। ओके, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? जो रिएक्शन में एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो बन गया, वापस नहीं आ सकता। और क्या होगा इरिवर्सिबल रिएक्शन? जब तुम किसी पेपर को बर्न कर दो, पेपर को तुमने जलाया तो क्या हो गया? वो एक बार तुमने जला दिया तो वो खत्म। तो वो क्या है? एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इरिवर्सिबल के बारे में कुछ पॉइंट। क्या लिखा हुआ है? इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है इसमें रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, बट प्रोडक्ट हमारा कभी रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट नहीं हो सकता। बट प्रोडक्ट जो है कभी भी रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है? और ये जो है हमेशा एक डायरेक्शन में चलता है, यानी कि इसका एरो ऐसे होगा, एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो करता है। और इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है ये हमेशा कंप्लीट हो जाएगा। रिएक्शन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? जैसे तुमने दूध को पनीर में कन्वर्ट किया तो ऐसा नहीं हुआ कि थोड़ा सा दूध बच गया और थोड़ा सा पनीर बन गया, या फिर थोड़ा सा दूध बच गया थोड़ा सा दही बन गया। ऐसा नहीं होगा, वो पूरा मिल्क तुम्हारा कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? ये तुम्हारा क्या था? यह तुम्हारा एक इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल था। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा और इरिवर्सिबल के बारे में पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? रिएक्शन जो कि एक ही डायरेक्शन में चले, यानी कि एरो ऐसा आना चाहिए, और रिएक्शन तुम्हारा प्रोडक्ट वापस तुम्हारा कन्वर्ट रिएक्टेंट में नहीं होगा। प्रोडक्ट जो है डोंट कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट अगेन। और क्या लिखा हुआ है? रिएक्टेंट जो है कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, और तुम्हारा इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम कभी नहीं बनेगा। तो ये इक्विलिब्रियम क्या है, इस पॉइंट को हम थोड़ी देर में समझेंगे, अभी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। इरिवर्सिबल का कुछ एग्जांपल दिया है। तो देखो, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें कैसा है, ये सिंगल एरो है। सिंगल एरो मतलब यह एक कैसा रिएक्शन है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है। सिंगल एरो क्या बता रहा है? यह एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो बन गया। हेलो रिंगटोन किंग, इट मीन सत्यम। हेलो सत्यम, सत्यम, रिंगटोन किंग सत्यम है ना?
सही बोला ना मैं? रिंगटोन किंग भाई मेरा सत्यम है। तो देखो, एनएस इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, इसका पहचान होता है सिंगल एरो। ओके, अब मैं ये एक और चीज देखते हैं, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो जो हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, ये क्या होता है, ये हमेशा इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अब क्वेश्चन आता है कि बताओ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता क्या है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें तुम्हारा प्रेसिपिटेट बने, ठीक है, क्या बने, प्रेसिपिटेट बने। तो यहाँ पे क्या है, प्रेसिपिटेट मतलब क्या हुआ, प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक सॉलिड होता है जो कि तुम्हारा डिजॉल्व ना हो। तो इस रिएक्शन में AgCl एक सॉलिड बना, ये क्या है, ये आपका प्रेसिपिटेट है, यानी कि ये तुम्हारा डिजॉल्व नहीं होगा, डिजॉल्व नहीं होगा, तो ये प्रेसिपिटेट बना, और ये तुम्हारा रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल है। क्यों, क्योंकि तुमको दिख ही रहा है, ऐसे एरो से दिखाया गया है। और इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, एक बार NaCl यूज हो गया इस रिएक्शन में, तो यूज हो गया, वापस आपको दोबारा NaCl नहीं बनेगा। सिमिलरली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी क्या है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एसिड है और बेस है, एक बार तुमने एसिड और बेस को यूज करके सॉल्ट वाटर बना लिया, तो बस खत्म, वापस आपका एसिड दोबारा आपको नहीं मिलेगा। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, जब आपका एक बार रिएक्टेंट को आपने यूज कर लिया तो वो खत्म, ठीक है ना। जैसे ये पेंसिल है, ये पेंसिल को मैं एक बार यूज कर लूंगा ना, मान लो इस पेंसिल को यूज किया, पूरा ये खत्म होते जा रहा है, खत्म है, एक बार खत्म तो खत्म, दोबारा ये पेंसिल वापस नहीं आएगा। तो क्या है, पेंसिल का यूज करना भी एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और इरिवर्सिबल का क्या एग्जांपल होगा, किसी चीज को मैं, जैसे मैंने कार्बन को जलाया O2 के प्रेजेंस में, तो क्या बना, CO2। तो एक बार तुमने कार्बन को जला दिया तो खत्म, खत्म का मतलब खत्म। तो ये तुम्हारा इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। किसी बच्चे को इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं समझ में आया हो तो बोले। सिंपल सा बस इरिवर्सिबल के एग्जांपल तुम एक ध्यान रखना, मिल्क से कर्ड का बनना, मिल्क से कर्ड का बनना तुम्हारा इरिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि एक बार दही बन गया, दूध खत्म दही बना, तो बस दूध खत्म तो खत्म, ठीक है, वापस से दही दूध में नहीं बदल सकता, ठीक है ना। किसी को नहीं समझ में आया तो बोलेगा। बाकी ये तुम्हारा इरिवर्सिबल रिएक्शन बहुत आसान है, और वैसे इस चैप्टर में हमें इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ना ही नहीं है, हमें पढ़ना तो रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में अब हम अच्छे से जानते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन का सबसे पहला पॉइंट कि ये डबल एरो से दिखाया जाता है, डबल एरो से, ठीक। और इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट तुम्हारा प्रोडक्ट में बन जाएगा, और फिर प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में बन जाएगा। चेंज कर नहीं, CO2 को नहीं, ये तो हम बर्निंग कर रहे हैं ना बच्चे। कार्बन को मैंने जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो CO2 बना, यह एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। एक बार कार्बन जल गया तो जल गया। मान लो C यहाँ पे कोल है, ठीक, कोल है, C फॉर कोल। मान लो ये कोल में भी तो कार्बन होता है ना, तो एक बार तुम कोयले को जला दिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो कोयला तुमको वापस नहीं मिलेगा, वो खत्म, आपको मिलेगा बस उसका ऐश, राख मिलेगा, ठीक है ना। तो वो तुम्हारा खत्म। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल है। और इसको देखो सिंगल एरो से हम दिखाते हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बने। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपका वाटर था, क्या था, लिक्विड था, तो इनिशियल, अभी मैं और इसे बात करता हूँ। वाटर जो था, लिक्विड था, इसको तुमने गैस पे रखा और गैस जलाया, तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड स्टेप में आगे बढ़ेगा, और तुम्हारा H2O क्या बनेगा, गैस बनेगा। पानी को तुम गैस पे रख के गैस को ऑन किए, तो तुम्हारा वाटर वेपर बना। तो ये जो आगे बढ़ रहा है रिएक्शन, ये क्या हो रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रहा है। तो तुम क्या लिख दोगे इसके ऊपर, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रिएक्शन, क्या लिखोगे, फॉरवर्ड रिएक्शन। फिर तुम्हारा
कुछ देर बाद वाटर जो था वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ। अब क्या होगा, अब ये रिएक्शन वापस बैक होगा और तुम्हारा जैसे मान लो ऐसे समझ सकते हो कि पानी तुम्हारा वेपर बन के ऊपर गया और बादल बन गया। बादल बना, ये गैस मतलब क्या बना, मान लो तुम क्लाउड बन गया। क्लाउड बना तो फिर से रिएक्शन बैक, बैक होने का मतलब क्या है, थोड़ी देर बाद में बारिश जो तुम्हारा क्लाउड बना वो बारिश के फॉर्म में वापस तुम्हारे पृथ्वी पे आएगा। तो उसे क्या बोलोगे, उसे उसे बोलोगे तुम बैकवर्ड रिएक्शन। तो रिएक्शन दो टाइप का हुआ, एक पानी को तुम गैस पे रखे और जब गैस ऑन किए तो रिएक्शन फॉरवर्ड में आगे बढ़ रहा है, यानी कि आगे की तरफ रिएक्शन हो रहा है, तो वो तुम्हारा क्या हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ। गुड इवनिंग शिखर, शिखर या शिखर, तो जो भी था, ये मैं देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जब तुमने पानी को गैस पे रखा और गैस को ऑन किया तो रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि बादल बन रहा है। पानी तुम्हारा ऊपर भाप बन के ऊपर गया, क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। और जैसे ही बादल बना कुछ देर बाद वो तुम्हारा, जब बादल तुम्हारा मान लो कंडेंस होके वापस पृथ्वी पे आ रहा है बारिश के फॉर्म में, तो वो क्या हो रहा है, वो रिएक्शन बैकवर्ड हो रहा है। क्यों बैकवर्ड बोले, क्योंकि वापस से तुमको रिएक्टेंट मिल रहा है। ये क्या है, ये तुम्हारा रिएक्टेंट है और ये क्या है, ये तुम्हारा प्रोडक्ट है, ये तुम्हारा प्रोडक्ट है। ठीक, अब देखो एक और चीज यहाँ पे ध्यान देना, क्या कि स्टार्टिंग में तुम्हारा रिएक्टेंट ज्यादा, हमेशा स्टार्टिंग में रिएक्टेंट ज्यादा रहेगा और प्रोडक्ट जीरो रहेगा। स्टार्टिंग में हमेशा रिएक्टेंट मैक्सिमम रहेगा। क्यों, क्यों मैक्सिमम रहेगा रिएक्टेंट, क्योंकि तुम्हारा जैसे तुम पानी को गैस पे रखे और गैस को तुमने ऑन किया तो उस समय क्या है, बर्तन में तुम्हारा केवल क्या है, बर्तन में पानी भरा हुआ है, वेसल में तुम्हारा पानी भरा हुआ है, तो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट ज्यादा, लेकिन वेपर तो अभी आपके पास एक भी नहीं है, जीरो है। प्रोडक्ट तो आपका जीरो है ना स्टार्टिंग में, क्यों जीरो है भैया, अभी तो तुम गर्म करोगे तब तो जाके वेपर बनेगा ना। तो हमेशा स्टार्टिंग में तुम्हारा क्या रहता है, रिएक्टेंट मैक्सिमम और प्रोडक्ट मिनिमम। स्टार्टिंग में हमेशा रिएक्टेंट मैक्सिमम और प्रोडक्ट जीरो रहेगा। और कुछ समय के बाद में, जैसे कुछ बच्चों को अभी थोड़ा बहुत अजीब सा लग रहा होगा ये क्या फॉरवर्ड बैकवर्ड, आप बस 10 मिनट वेट कीजिए, सारे कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। सारे मतलब क्या फॉरवर्ड है क्या बैकवर्ड है सब समझ में आ जाएगा। बस 10 मिनट आप ध्यान से सुनिए और फिर हम इसके एक ग्राफ आएगा, उस ग्राफ से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर ये आपको बहुत आसान लगेगा और वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो बस ध्यान से आप लोग सुनते चलिए मैं क्या बोल रहा हूं। स्टार्टिंग में रिएक्टेंट हमेशा क्या रहेगा, मैक्सिमम, और प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, स्टार्टिंग में जीरो रहेगा। ये आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। और क्या ध्यान रखना है, और ध्यान ये रखना है कि अच्छा एक और चीज ये तुम यहाँ पे देखो, ये जो तुम्हारा फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है ना, इसको हम डिनोट एक तरह से करेंगे क्या, स्मॉल आर एफ से। और जो तुम्हारा बैकवर्ड रिएक्शन होता है उसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर और बी। अब आप पूछिएगा सर ये आर एफ क्या हुआ और आर बी क्या हुआ, तो देखो बच्चे, आर एफ का मतलब होता है रेट, आर मतलब रेट और एफ मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन कितने स्पीड से हो रहा है, रेट मतलब होता है स्पीड, मतलब पानी जो है वेपर फॉर्म में कितने स्पीड से चेंज हो रहा है, वो उसका आर एफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है। ओके बच्चे, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, ठीक है ना, जब आपको प्रॉब्लम है तबीयत सही नहीं है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है कि आपका जो है लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो आगे की तरफ, जैसे पहले इनिशियल स्टेज में क्या हुआ, तुमने गैस जलाया बादल फॉर्म कर रहा है तो फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड को तुम क्या बोलोगे आर एफ और बैकवर्ड को क्या बोलोगे आर बी।
तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? अब क्वेश्चन होता है इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो इक्विलिब्रियम वैसा वैसा पोजीशन है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को। तो ये आपका पहला काम का पॉइंट आया क्या? एट इक्विलिब्रियम आर एफ इज इक्वल टू आर बी के हो जाएगा। ये मैं क्या लिखा? आर एफ आर बी। ये धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी बस आप ये ध्यान देते चलिए जो बोल रहे हैं कि आर एफ इक्वल हो जाएगा आरबी के, कब? एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल रहा होगा फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या है। तो थोड़ा और इस पे आइडिया लेते हैं। एक और चीज ये तुम ध्यान देना कि स्टार्टिंग में ना हमेशा रिएक्शन फास्ट रहेगा। जब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना, या कोई भी रिएक्शन स्टार्टिंग में हमेशा बहुत तेजी से होगा, लेकिन बाद में वो रिएक्शन तुम्हारा धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। क्यों स्लो हो जाएगा? देखो ऐसे तुम समझो, स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में तुमने, जैसे ये पानी था, हमने क्या किया, H2O था और लिक्विड था। स्टार्टिंग में तो वेपर नहीं है, स्टार्टिंग में तुमने गैस जलाया और तुम्हारा रिएक्शन केवल आगे बढ़ रहा है। पानी गर्म कर रहे हो, बादल बन रहा है। स्टार्टिंग में एक ही स्टेप हो रहा है, पानी का बादल बनना। ठीक, बट स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, यानी कि केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रहा है आर एफ। लेकिन कुछ समय बाद जब बादल बन गया तो वो ऐसा भी होगा, वो बादल तुम्हारा बारिश के फॉर्म में वापस आने लगे, यानी कि कुछ समय बाद में ये बैकवर्ड रिएक्शन भी होने लगता है। और हमेशा कोई पूछे नेट रिएक्शन क्या होता है, तो नेट रिएक्शन जो होता है वो नेट रिएक्शन, यानी कि मैं लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है, नेट रिएक्शन के लिए मैं लिखा एन आर। एन आर क्या होगा? हमेशा आर एफ माइनस आर बी के बराबर होता है। ठीक, तो स्टार्टिंग में तो आर बी 0 था, तो क्या होगा? स्टार्टिंग में केवल तुम्हारा फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन का स्टार्टिंग में हमेशा रिएक्शन तुम्हारा तेज होगा और धीरे धीरे रिएक्शन का स्पीड स्लो होता है। और एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन तुम्हारा क्या होता है? एक तरह से रेस्ट के पोजीशन में आप कह सकते हैं आ जाता है। इक्विलिब्रियम पे जो आपका मोशन होगा, मूवमेंट होगा, ये क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट होता है, यानी कि आर एफ माइनस आर बी एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? 0। तो 0 हो जाएगा, तो यानी कि क्या हुआ? इक्विलिब्रियम पे आर एफ आर बी के बराबर हो गया। ये अभी थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग रहा होगा, धीरे धीरे सब क्लियर होगा एक ग्राफ के थ्रू। ये रिवर्सिबल रिएक्शन में कुछ पॉइंट है, इसमें आप इसको पढ़ लीजिएगा। क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होता है, यानी कि डबल एरो से दिखाते हैं। ये कभी कंप्लीट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पानी तुम्हारा वेपर में बन रहा है, फिर वेपर तुम्हारा फिर से बारिश के फॉर्म में वापस आ गया, तो ये रिएक्शन कंप्लीट होता ही नहीं है। प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट से तुम्हारा रिएक्टेंट बनेगा और रिएक्टेंट से फिर से प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, फिर क्या है? ये इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन करता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है अभी हम देखेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा। अच्छा, ये एग्जांपल है रिवर्सिबल रिएक्शन का। रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल क्यों है? क्योंकि डबल एरो, डबल एरो, डबल एरो। सर ये रिएक्शन वेरी स्लो होती है ना? हाँ, ये रिवर्सिबल रिएक्शन स्लो होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन स्लो होती है, बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, तो ये जो स्लो होती है, इसलिए तो क्या कहते हैं ना कि ये कभी कंप्लीट ही नहीं होगी, आगे जाता है पीछे आता है, ये कंप्लीट होता है। और इरिवर्सिबल रिएक्शन फास्ट होता है। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा क्या है? एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसे हमने पहचाना? ये डबल एरो हमको बता दे रहा है एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा और फिर प्रोडक्ट तुम्हारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आते हैं इक्विलिब्रियम पे। तो थोड़ा बहुत हमने पढ़ ही लिया इक्विलिब्रियम कहाँ, कौन से रिएक्शन में इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। तो हमें रिवर्सिबल रिएक्शन में ही इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। तो इक्विलिब्रियम किस में मिलेगा? तुमको हमेशा इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल प्रोसेस में ही देखने को मिलेगा। ठीक, अभी थोड़ा बहुत आपको डाउट है क्या विशाल? आपको, आपने हैंड रेज किया, विशाल आपको डाउट है क्या बच्चे? थोड़ा बहुत अभी स्पीड अप लग रहा होगा एक ग्राफ से ना। हाँ बच्चे बोलो, क्या डाउट है? क्या बच्चे आपको क्या डाउट? सर एक बार बैक स्लाइड पे बताइए, इस पे ये वाला बता दो सर एक देखो। बार। मैं बोला कि यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल है,
यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्यों एग्जाम्पल है, कैसे हम पहचानेंगे रिवर्सिबल का एग्जाम्पल है? तो ये तुम्हारा जो डबल एरो बता रहा है ना, ये पहचान ही होता है रिवर्सिबल रिएक्शन का। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब N2 O2 के साथ रिएक्शन किया तो NO बनेगा, और कुछ समय बाद ये जो NO है ये ब्रेक करके फिर से तुम्हारा N2O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली PCl5 तुम्हारा ब्रेक डाउन होकर PCl3 और Cl2 बनेगा, और थोड़ी समय बाद में ये फिर से दोनों जुड़ के तुम्हारा PCl5 वापस से बन जाएगा। तो इसलिए ये रिएक्शन क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, और ये बाकी जो छोटे मोटे डाउट है, ये एक ग्राफ जैसे ही आएगा ना, वो सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे। बस 5 मिनट और वेट कीजिए, ज्यादा नहीं, 5 मिनट। इक्विलिब्रियम प्रोसेस कहाँ देखने को मिलेगा, तो वहां मिलेगा जहां पे रिवर्सिबल रिएक्शन ओके हो। सर, हो और गया। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, दोनों अपोजिट रेट इक्वल होता है, यानी कि RF इक्वल होगा RB के। ये आप ध्यान अभी रखते चलिएगा, RF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। कब, एट इक्विलिब्रियम। और थोड़े थोड़े पॉइंट आप दिमाग में रखिए, सारे पॉइंट क्लियर होंगे। यहां से अब तुमको थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम क्लियर होगा। क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब तुम ध्यान से सुनना, अब तुम्हारा कुछ कुछ पॉइंट क्लियर होंगे। पहला है, इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सर एक बार इक्विलिब्रियम, अच्छा ये वाला, ये तो मैं अभी समझाने ही जा रहा हूँ बच्चे, ये तो अभी मैं समझाने जा रहा हूं। अभी बस आप 5 मिनट और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, फिर मैं आपके डाउट सभी लूंगा, ठीक है ना? तो इससे पहले वाला, ये वाला, मीनाक्षी, आप 5 मिनट बस मेरी बातों को और सुनिए, सब क्लियर हो जाएगा। ये जब नया चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो नई नई पॉइंट आते हैं तो अजीब सा लगता है, यार क्या आ रहा है यार, बोरिंग लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हमें क्या करना होगा, थोड़ी देर और पेशेंस बना के रखना है, फिर सब क्लियर होगा। देखो यहां से अब तुमको क्लियर होगा इक्विलिब्रियम को। ठीक, इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। अब क्वेश्चन आता है कि भैया बताओ स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। कोई पूछे आपसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। ये आपका एक सीसो वाला झूला है, जो कहाँ रहता है, पार्क में एक लगा हुआ है। यह एक सीसो वाला झूला है, इस पे दो बच्चे बैठे हैं। मान लो एक तरफ विशाल बैठा हुआ है और एक तरफ हमारा कौन बैठा हुआ है, हमारा कौन बच्चा बैठा हुआ है, अभय। अभय पाठक हमारे क्लास के एक बच्चे हैं, ये बैठे हुए हैं। मान लो विशाल का वजन 50 kg है और अभय का वेट भी 50 kg है। बताओ क्या ये झूले पे कोई मोशन होगा क्या? नो सर। ये क्या दोनों कोई बैठे हैं, कोई ऊपर कोई नीचे जाएगा क्या? नहीं ना नो जाएगा। सर। तो नो इसका सर। मतलब ये झूला क्या है, पूरी तरह से रेस्ट पे है, पूरी तरह से रेस्ट। यानी कि इससे को तुम कहोगे यह स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, किसमें है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक घूमने वाला चेयर है, एक मूविंग चेयर है तुम्हारा, लेकिन ये चेयर खराब हो गया, तो अब इस पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो कोई पर्सन यहाँ पे बैठेगा, उस पे तो कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो वो पर्सन अब क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। यानी कि ये चेयर क्या हो गया, पूरी तरह से अब रेस्ट में। क्यों, क्योंकि चेयर खराब है। या फिर मान लो कोई नॉर्मल ही चेयर है, तो कोई मूवमेंट नहीं ना करता है, तो वो क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। कुछ समझ में आया क्या स्टैटिक इक्विलिब्रियम? यस सर, स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट। जैसे ये मान लो मैं, ये पेन है, इसको यहाँ पे रख दूं, ये पूरी तरह से रेस्ट में है, तो क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब पूरी तरह से रेस्ट। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? अब क्वेश्चन आता है कि बताओ डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इसका मैं एक एग्जांपल से लेता हूं कि आपने मेट्रो स्टेशन पे देखा होगा, एक क्या रहता है, हमारा एक एक्सीलेटर रहता है,
मान लो मेट्रो स्टेशन पे रहता है ना, ये मूविंग वाला सीढ़ी अपने आप चलते रहता है, तो ये एक्सीलेटर मान लीजिए कैसे मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। एक्सीलेटर जो सीढ़ी है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ कितने स्पीड से जा रहा है, मान लो ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर जा रहा है, यानी कि इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो गया, ये एक्सीलेटर का आरएफ तुम्हारा क्या हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर। इसी पे विशाल तुम्हारा क्या है, विशाल यहाँ पे खड़ा है इस एक्सीलेटर पे, और विशाल को नीचे उतरना है। एक्सीलेटर ऊपर जा रहा है और विशाल को नीचे आना है, और विशाल कितने की स्पीड से आ रहा है, मान लो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विशाल नीचे जा रहा है, और तुम्हारा एक्सीलेटर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर जा रहा है। अब बताओ क्या विशाल नीचे उतर पाएगा क्या? No, दोनों का sir. स्पीड सेम है। क्या है, सीढ़ी तुम्हारा जो एक्सीलेटर है, सीढ़ियां है, वो ऊपर जा रही है 10 की स्पीड से, विशाल कोशिश कर रहा है नीचे आने की 10 की स्पीड से। विशाल नीचे आना तो छोड़ो, वो वही का वही रह जाएगा, उसके मतलब पोजीशन में थोड़ा भी चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है। तो विशाल का नीचे आना हम मान लिए क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन है, यानी कि हमने मान लिया वो आरबी है। ठीक है, वो आरबी है, हमारी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए तभी हम नीचे आएंगे, लेकिन मान लो दोनों का स्पीड सेम है, यानी कि दोनों का सेम है, तो वो उन दोनों में कोई मोशन होगा आपको दिखता हुआ होता हुआ नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा कि दोनों रेस्ट में है, बट रियल में दोनों रेस्ट में नहीं है। दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों मोशन कर रहे हैं। सीढ़ी ऊपर जा रहा है, विशाल नीचे आ रहा है, दोनों मोशन में है, बट रिजल्ट क्या है, जीरो। रिजल्ट क्या है, जीरो। तो इससे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मोशन तो दोनों कर रहे हैं, भले रिजल्ट जीरो है। तो इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम। समझ में आया क्या? और डायनामिक इक्विलिब्रियम में यानी कि यहाँ क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो रहा है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जो कि यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक डायनामिक इक्विलिब्रियम हुआ। एक और डायनामिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं, जैसे मान लो तुम्हारा बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट में तुम्हारे मान लो दिसंबर के महीने में 1,000 रुपए हैं। दिसंबर में तुम्हारा बैंक अकाउंट में 1,000 रुपए है। कब? दिसंबर में। जनवरी में तुम्हारा, जनवरी के लास्ट में भी तुम्हारे उस बैंक अकाउंट में 1,000 ही रुपए है। फेब के लास्ट में भी तुम्हारे बैंक में 1,000 रुपए है, यानी कि तुम्हारे बैंक में यार कुछ पैसा चेंज ही नहीं हो रहा है। मतलब मान लो तुमने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, 3 महीने में तुमने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया। दिसंबर में तुमने 1,000 रुपए रखे थे, फरवरी तक भी वो 1,000 रुपए है। तुम्हारे बैंक अकाउंट के जो तुम्हारे पासबुक है उसमें कोई मोशन हुआ नहीं ना हुआ? नो सर। अरे तुम मान लो, तो तुम्हारा वो क्या कहलाएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम या डायनेमिक इक्विलिब्रियम? बताओ। तुम्हारा पासबुक में एक भी रुपया का चेंज, स्टैटिक बोलेंगे ना। अरे कोई मोशन ही नहीं हुआ ना, तुम्हारे पासबुक में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। तुमने मान लो तुम अपना जब अकाउंट खुलवाए थे 1,000 रुपए तुमने डाले, और वो अभी तक 1,000 का 1,000 है, तुमने ना एक भी रुपया डाला ना निकाला, और अभी भी फेब के लास्ट तक भी उसमें 1,000 रुपए। तो वो क्या है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। लेकिन मान लो तुम ऐसा होता कि तुमने बहुत सारे ट्रांजेक्शन दिसंबर के महीने में किए रहते, मान लो तुम 5 रुपया का पानी पूरी खाया, 10 रुपया ऑटो वाले को दिए, 15 रुपया कॉपी खरीदे, कोई गुटखा खा रहा है तो वो 10 रुपया गुटखा कर दा। तो जो भी कर रहे तुम बहुत सारे ट्रांजेक्शन किए, और तुम्हारे पापा भी तुम मान लो पैसे दे रहे हैं, तो वो तुमने मतलब पैसा, या फिर कोई और तुम्हारे अकाउंट में पैसा भेज भी रहा है, तुमने खर्च भी किए, तुम्हारे अकाउंट में पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ दिसंबर तुम जब कैलकुलेट करके तुम अपना बैलेंस चेक कर रहे हो तो 1,000 ही था। फिर तुमने जनवरी में भी तुमने बहुत सारे ट्रांजेक्शन किए, जो जो जिसको जो मोमो खाना है, चाउमीन खाना है, वो खाया, पैसा भी आ रहा है जा रहा है, लेकिन फिर जब महीना का लास्ट हुआ तो अपना अकाउंट देख रहा है तो 1,000 रुपया है, फेब के लास्ट में भी 1,000 रुपया है। तो अभी भी तुम्हारा पैसा अकाउंट में तो 1,000 ही है, बट ट्रांजेक्शन इस केस में सेकंड वाले में क्या हुआ है, तुमने किया है, ट्रांजेक्शन किया है, बट कुछ पैसे तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, कुछ तुमने खर्च कर दिए। ऐसा इत्तेफाक बना कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में अभी भी 1,000 ही रुपया है।
लेकिन क्या ये अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम रहा कि डायनेमिक रहा, बताओ। सर डायनेमिक। स्टैटिक या डायनेमिक, बोलो। सर डायनेमिक। अरे डायनामिक, हाँ बिल्कुल सानिया, बिल्कुल सही। अरे माइक माइक ऑन करके बोल सकते हो यार, माइक ऑन। सेशन भी तो मोशन में था, तो ही स्टैटिक कैसे हुआ सर? क्या क्या, एक सेकंड, क्या बच्चे, क्या डाउट है आपका? सर सीसो भी तो नहीं, सीसो कैसे मोशन में था? बिल्कुल मोशन में नहीं था बच्चे। अरे कैसे मोशन में होगा भैया? इधर भी 50 kg, इधर भी 50 kg, दोनों कोई बैठ गए तो कोई मोशन में नहीं रहेगा यार, वो तो रेस्ट में रहेगा ना। कोई सीसो मोशन में नहीं है, क्योंकि दोनों का वजन सेम है। कभी कभी भी, यानी कि तुमने कभी इस झूले पे बैठे नहीं हो। क्या नाम है बच्चे का? मेरे साथ चालों की आवाज आ रही। तो ये तुम्हारा ऐसे होगा, ठीक है ना? वो रेस्ट में ही रहेगा, तो रेस्ट में रहेगा तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ये देखो, ये तुम्हारा अब इस केस में बैंक अकाउंट से तुमने ट्रांजैक्शन किया है, भले तुम्हारा पैसा अभी भी क्या बता रहा है, 1000, तो ये क्या हुआ? तुम्हारा डायनामिक इक्विलिब्रियम हुआ। ठीक है ना? आया क्या समझ में डायनामिक इक्विलिब्रियम? तो देखो, इस चैप्टर में हमें डायनामिक इक्विलिब्रियम ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हमें डायनामिक इक्विलिब्रियम ही पढ़ना है। हम ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ना। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे भी तो क्या पढ़ेंगे यार? स्टैटिक में तो सब कुछ रेस्ट में होता है, सब क्या रहता है? रेस्ट में रहता है। तो जो रेस्ट में उसको क्या पढ़ोगे? हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में बस डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो एक और चीज तुम ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना? जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो सारे डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ही होते हैं। ध्यान रहेगा ना? क्यों सारे केमिकल रिएक्शन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है? क्योंकि रिएक्शन में कुछ ना कुछ मूवमेंट तो हो रहा है ना। मान लो तुम्हारा पानी ही था, वेपर बना, फिर वेपर से पानी बना, तो मोशन तो हो रहा है। भले तुम्हारा इन रिजल्ट 0 हो गया, मान लो जितना पानी वेपर बना वो सारा कंडेंस होके फिर से तुम्हारा बारिश होके मान लो फिर से तुम्हारे पास आ गया, तो इन रिजल्ट भले तुमको 0 दिखे, लेकिन वो भी क्या है? एक इक्विलिब्रियम है। कैसा इक्विलिब्रियम? तो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तुम्हारा इन रिजल्ट, पानी तुम्हारा भाप बन के ऊपर चला गया, फिर बारिश के फॉर्म में सारा पानी नीचे आ गया, इन रिजल्ट तुम्हारा 0 है, लेकिन वो डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। हाँ, चेंज होते रहता है डायनेमिक। तो सारे केमिकल रिएक्शन जिसमें डबल एरो वाले सारे केमिकल रिएक्शन किस में रहेंगे? डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, जल्दी से बताना है इसका आंसर। बताओ क्या इसका आंसर होगा? कह रहा है कि इसमें कौन सा डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है? बताओ, ऑप्शन नंबर ए डायनेमिक में है कि नहीं है? स्टैटिक या डायनेमिक? जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर ए, रिएक्शन दिया हुआ है, स्टैटिक या डायनेमिक? माइक ऑन करो, जल्दी से आंसर दो, बोलो। क्या हुआ भाई? माइक ऑन करके बोलो यार, हंसिका। सर सी। इरिवर्सिबल मैं पूछ रहा हूँ, रिवर्सिबल। मैं तो पूछा ही नहीं, मैं पूछा क्या डायनेमिक में कि स्टैटिक में है? आप बोल रहे हैं रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। डायनामिक। डायनामिक। सर सी है डायनामिक। ये डायनेमिक नहीं है क्या बच्चे? है सर। ये भी तो मैंने बोला ना, जितने भी केमिकल बट सर मैं एक ऑप्शन है, मतलब दे सकते हैं। ये पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सर, इसमें फिर ए बी ए सी। देखो बी में क्या हो रहा है? अच्छा बी बताओ, बी क्या डायनेमिक इक्विलिब्रियम है क्या? कि एक चेयर है तो जो हो गया ना भाई, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक हो जाएगा। हाँ, क्योंकि चेयर आपका पूरी तरह से स्टॉप है, चेयर आपका तो खराब अपना एग्जांपल इसमें दिया था। हाँ, इसी का एग्जांपल मैंने दिया था। और सी वाला जो है, 1000 रुपए आपका स्टार्टिंग में था, हर मंथ के बाद में भी 1000 रुपया ही है, तो क्या रहा? स्टैटिक या डायनामिक? डायनामिक। डायनामिक। तो कुछ समझ, तो ये अरे 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 1000 रुपया तुम्हारा पहले था, तुमने बहुत सारे, देखो, ए बैंक अकाउंट दैट मेंटेन एन एवरेज मंथली बैलेंस न्यूमरस विड्रॉल, क्या लिखा है? बहुत सारे तुमने विड्रॉल किए, तुमने बहुत सारे विड्रॉल कर लिए, और बहुत सारे तुमने डिपॉजिट भी किए, फिर भी तुम्हारे अकाउंट में 1000 का 1000 ही रुपया है। तो ये स्टैटिक थोड़े हुआ बच्चे, ये डायनेमिक हुआ। तुमने ट्रांजेक्शन तो किया ना, में चेंज अप होता रहता। हाँ चेंज हो रहा है, बट 1000 ही रुपए है। तो तुम्हारा ए और सी डायनामिक हुआ, और बी जो था वो क्या हुआ? स्टैटिक हुआ। आया क्या समझ में? सर बी वाला बता दो।
और बी वाला देखो बच्चे, चेयर क्या है, पूरी तरह से स्टॉप है, चेयर तुम्हारा खराब हो चुका है, क्या है, पूरी तरह से स्टॉप है, कोई मोशन ही नहीं हो रहा है, मतलब समझो चेयर तुम्हारा डेड हो चुका है। जैसे इंसान जब तक जिंदा है वो कभी भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रह नहीं सकता, लेकिन जब इंसान की डेथ हो गई तो क्या हो गया, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ गया, अब उसमें कोई मोशन नहीं रहेगा। आया क्या समझ में? वही तुम्हारा चेयर क्या है, यहाँ पे स्टॉप हो गया है, तो क्या हो गया, स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है ना? आगे अब हम बढ़ते हैं, इसी सॉल्यूशन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और ये क्वेश्चन देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम, ऑप्शन नंबर डी, ट्रू या फॉल्स? केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। ऑप्शन डी, ट्रू या फॉल्स? जल्दी बोलो माइक ऑन करके। ट्रू होगा, तो इसको मैंने टिक कर दिया, ऑप्शन ए ट्रू, क्योंकि सारे केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, डायनामिक नेचर में होते हैं। अनीता, अभय, मनीषा, रुचिका, हंसिका, शिखर सब आप सही बोले, पहला ट्रू है। ऑप्शन नंबर सी अब बताओ क्या कर रहा है कि इक्विलिब्रियम जो होता है इनिशियल में कह रहा है रिएक्शन का स्पीड क्या होता है, फास्ट होता है, और बाद में ये डिक्रीज करता है। स्टार्टिंग में रिएक्शन का स्पीड फास्ट होता है और बाद में स्पीड स्लो होता है। ट्रू या फॉल्स? ट्रू सर। ट्रू है। मैंने बताया ना, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था भैया, स्टार्टिंग में केवल पानी था, वेपर तो बना ही नहीं, वेपर तो बाद में बनेगा ना, बादल तो बाद में बनेगा, पहले तो तुम गर्म करो। स्टार्टिंग में स्पीड फास्ट रहता है, तो सेकंड भी ट्रू। अच्छा, बी नंबर ऑप्शन बताओ, ये देखते हैं कौन बच्चा सही बताता है। बी नंबर ट्रू या फॉल्स? इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड इन बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। फॉल्स, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये आपका क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल यानी कि जहां डबल एरो होगा इसी में इक्विलिब्रियम होगा। इरिवर्सिबल यानी कि सिंगल एरो में तो इक्विलिब्रियम का कोई सवाल ही नहीं होता है। एक बार इरिवर्सिबल मतलब क्या, एक बार रिएक्टेंट खत्म तो खत्म। तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए को थोड़ा ध्यान से समझना। पहले ये वेपर प्रेशर समझते हैं, इसमें एक वर्ड है वेपर प्रेशर, तो इसे हम थोड़ा समझते हैं। जैसे एक कंटेनर है, एक तुम्हारा बॉक्स है, इसमें तुमने कोई रिएक्शन करा रहे हो, एक क्लोज बॉक्स है, ठीक, क्लोज बॉक्स में तुम कोई रिएक्शन करा रहे हो, तो रिएक्शन कराए तो कुछ मान लो गैस तुम्हारा लिबरेट हुआ, तो वो गैस तुम्हारे इस बॉक्स के तुम्हारे सरफेस पे क्या लगेगा, एक प्रेशर लगाएगा। वो जो तुम्हारा रिएक्शन कराए तो वो गैस तुम्हारे बॉक्स के सरफेस पे प्रेशर लगाएगा, उसी प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो बताओ इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, आर एफ इज इक्वल टू आर एफ, यानी कि इक्विलिब्रियम पे कोई रिएक्शन एक्चुअली होता ही नहीं है, क्या था, कांस्टेंट पे था। जैसे वो आदमी क्या था, लिफ्ट पे खड़ा था, एलिवेटर पे खड़ा था, एक्सीलेटर पे खड़ा था, वो उसमें कोई मोशन हो ही नहीं रहा था, भले वो चल रहा था लेकिन कोई मोशन तो हो ही नहीं रहा था ना, वो वही का वही था। तो इक्विलिब्रियम पे कोई मोशन नहीं हो रहा है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो वेपर प्रेशर क्या कांस्टेंट रहेगा इक्विलिब्रियम पे या वेरी करेगा, बताओ। वेपर प्रेशर मतलब जो प्रेशर वेपर के द्वारा कंटेनर पे लगाया जाए, वेपर के द्वारा जो, हाँ कांस्टेंट, आप सही बोल रहे हैं सानिया, अनीता, हंसिका, एलिजा, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। जो प्रेशर यहाँ पे तुम्हारा इक्विलिब्रियम पे क्या रहेगा, हमेशा वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा एट इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट ध्यान रखना, एट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑलवेज कांस्टेंट। और क्यों कांस्टेंट? क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ना कोई रिएक्टेंट चेंज होता है ना कोई प्रोडक्ट चेंज होता है। ये अभी एक ग्राफ से समझेंगे पूरी तरह से। तो ये बताओ, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए कि एट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर कांस्टेंट, सही या गलत? सही ना, यस। और सही एक और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कांस्टेंट होता है। तो भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, पानी का मान लो, पानी का जैसे फिजिक्स में पढ़े होगे तुम लोग लाइट चैप्टर में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो पानी या फिर और भी जो कुछ है ग्लास का, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कांस्टेंट ही रहता है ना, एक फिक्स रहता है। तो इक्विलिब्रियम पे तुम्हारा वेपर प्रेशर भी कांस्टेंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर ए सही। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई समस्या? समझ। अब आते हैं, ये ग्राफ है, ये ग्राफ को हम समझने से पहले थोड़ा आपको 30 सेकंड का मैं रेस्ट देता हूं, क्योंकि एक नया टॉपिक हम
अब सीखने वाले हैं। लगातार हम लोग कुछ कुछ बोले जा रहे हैं। 1 सेकेंड, 30 सेकेंड का ब्रेक देता हूँ, फिर मैं एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो 30 सेकेंड के ब्रेक में मैं बच्चों के चैट देख ले रहा हूँ। किसी को कोई क्वेरी तो नहीं है? नहीं है। अच्छा बच्चों बताओ, समझ में आ रहा है क्या? मैंने फॉल्स ऑप्शन बी को बताया था। हाँ तो आप सही बताए थे रीता रानी, आपने सही बताया था। बी ही तो ऑप्शन फॉल्स था ना, बी फॉल्स था, तो आप सही बोले थे। तो किसी को कोई डाउट नहीं है? क्लास समझ में आ रहा है ना बच्चे? बोरिंग नहीं ना? अच्छा एक और चीज, क्लास जब तुमको लगे कि सर बोरिंग हो रहा है ना तो बता देना, ठीक है? तो कुछ हम लोग क्लास को इंटरटेन करने के लिए कुछ और जुगाड़ करेंगे, जुगाड़। तो अब आते हैं एक आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? तो अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ब्रेक हो ही गया तो ध्यान ये देना है कि एक हम रिएक्शन लिख रहे हैं। कैसा रिएक्शन? एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिख रहे हैं। H2O का लिक्विड, तो ये तुम्हारा स्टार्टिंग में क्या होगा? रिएक्शन तुम्हारा फॉरवर्ड होगा। स्टार्टिंग में क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन को मैं यहाँ पे आर, ठीक, थोड़ा कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया यार, इसको छोटा ही रहना। स्टार्टिंग में तुम्हारा फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, तुमने पानी को गैस पे रखा, पानी तुम्हारा अब वेपर में बनेगा। वेपर में बना तो लोग वेपर बना दिए, और फिर ये वेपर वापस से बादल में जो बना वो तुम्हारा फिर से बारिश के फॉर्म में जमीन पे आ गया। तो ये तुम्हारा आर भी लिख दिए। तो देखो स्टार्टिंग में तुम्हारा ये अच्छा ये क्या है? ये तुम्हारा है रिएक्टेंट, और ये क्या है? तुम्हारा है प्रोडक्ट। तो स्टार्टिंग में बताओ रिएक्टेंट मैक्सिमम और प्रोडक्ट जीरो, सही या गलत? स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट जीरो रहेगा कि नहीं? स्टार्टिंग में तुम पानी को जब गैस पे रखी हो तो वेपर तो स्टार्टिंग में जीरो रहेगा। तो स्टार्टिंग में हमेशा, स्टार्टिंग में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हमेशा स्टार्टिंग में प्रोडक्ट जीरो। तुम इसी लाइन से तुम बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट जीरो, तो स्टार्ट में क्या रहा? आर हमेशा मैक्सिमम रहेगा स्टार्ट पे, आर मैक्सिमम और प्रोडक्ट जीरो। और कुछ समय बाद तुम्हारा रिएक्टेंट कम होगा और प्रोडक्ट बढ़ेगा। बोलो सही है गलत? कुछ समय बाद रिएक्टेंट तुम्हारा कम होगा और प्रोडक्ट तुम्हारा बढ़ेगा। कैसे? क्योंकि कुछ समय बाद तुमने गैस जलाया है तो पानी तो ऊपर उड़ के जाएगा ना, तो पानी तो कम हो रहा है, लेकिन क्लाउड गैस तो बढ़ रहा है ना। कुछ समय बाद हमेशा रिएक्टेंट घटेगा और प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो इसी इक्वेशन की तर्ज पे मैं एक जनरल इक्वेशन लिख दे रहा हूं। क्या? H2O लिक्विड को मैंने लिख दिया A, और ये ऐसे दिया और फिर लिख दिया B। ए क्या है? रिएक्टेंट है, बी क्या है? प्रोडक्ट है। और ये तुम्हारा मैंने ऊपर लिख दिया RF और नीचे लिख दिया RB। और अब एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आपको बताना है कि ये ग्राफ सही बन रहा है या गलत। गलत होगा तो आप बताइएगा। मैं यहाँ पे लिखा नीचे टाइम, ऊपर लिखा यहाँ पे कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो बताओ स्टार्टिंग में प्रोडक्ट यानी कि बादल, क्लाउड क्या था? जीरो था। तो एट टाइम जीरो यानी कि टाइम जीरो पे क्या बी को हम यहाँ पे लिखते? क्या प्रोडक्ट नीचे लिखे? क्या जीरो पे? क्या ये सही लिखा है क्या? और स्टार्टिंग में रिएक्टेंट सबसे ज्यादा था, स्टार्टिंग में तुम्हारा पानी सबसे ज्यादा था, तो रिएक्टेंट को स्टार्टिंग में हमेशा ऊपर लिखे। क्या यहाँ पे ऊपर लिख दे? क्या ये मैंने सही लिखा? ए को ऊपर बी को नीचे? बोलो यस सर। तो ये सही है। अब धीरे धीरे तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? रिएक्टेंट कम होगा और प्रोडक्ट बढ़ेगा, यानी कि तुम्हारा धीरे धीरे बादल का बनना बढ़ रहा है, यानी कि लो तुम प्रोडक्ट बढ़ाओ। तो मैंने प्रोडक्ट ऐसे बढ़ा दिया, और धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो बादल तो अपने आप कहीं से आया नहीं होगा, तुमने पानी को गर्म किया, वही तो बादल में फॉर्म हो रहा है ना। तो पानी यानी कि रिएक्टेंट तुम्हारा कम होगा, तो लो मैं रिएक्टेंट को कम कर दिया। ठीक, तो ये बताओ क्या ये
ग्राफ सही है अभी तक? यस सर। हाँ, Yes, ये sir. तुम्हारा सही है। तो एक चीज तुम यहाँ पे दिख रहा होगा इस ग्राफ में, क्या कि एक समय टी के बाद में, टी टाइम के बाद में तुमको दिख रहा होगा कि ये ग्राफ स्ट्रेट हो जा रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, ना तो रिएक्टेंट में कोई चेंज आ रहा है, दोनों दोनों देखो एक तरह से पैरेलल आ गया। तो एक समय टी टाइम के बाद में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये देखो, ये क्या है तुम्हारा बी है, यानी कि नहीं ये ए है ना, ऊपर से आया ना, तो ये यहाँ पे ए है, इसी का है, तो ये क्या है, ए है, और ये बी है, तो ये क्या है, बी है, यानी कि ये क्या है, तुम्हारा प्रोडक्ट है, और ये क्या हो गया, रिएक्टेंट। तो बताओ, एक टाइम टी के बाद में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं क्या ये इक्विलिब्रियम का शो कर रहा है? हाँ सर, कह सकते हैं। देखो, और किस, मैं एक बार इसको थोड़ा और अच्छे से तुमको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे 1 रहता, यहाँ 2 रहता, यहाँ 3, 4 और ये 5। तो अगर कोई बच्चा यहाँ से ऐसे करेगा तो यहाँ पे क्या लिखेगा, 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, और कोई बच्चा इसको ऐसे मिलाएगा तो क्या हो गया, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। मान लो हमारे क्लास में अभी जैसे अभय ने ही रिप्लाई दिया, तो मैं अभय का ही नाम लेके आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर टाइम, ये नीचे क्या है टाइम, तो यहाँ पे मान लो 4 बज रहा है, यहाँ 5 बज रहा है, यहाँ 6, यहाँ 7, सब पीएम है। तो अभय से कोई पूछा कि बताओ अभय कि प्रोडक्ट 4 बजे कितना प्रोडक्ट है, बी कितना है, और बताओ अभय 4 बजे रिएक्टेंट कितना है। तो अभय बोलेगा कि भैया 4 बजे हमको इस ग्राफ से दिख रहा है प्रोडक्ट 5 है और रिएक्टेंट 2 है। फिर अभय से पूछेगा तो 6 बजे कितना हुआ, तो बोलेगा अरे 6 बजे भी प्रोडक्ट 5 है और रिएक्टेंट 2 है। उससे 7 बजे कोई पूछा तभी वो यही बोलेगा प्रोडक्ट 5 रिएक्टेंट 2। उससे कोई एक दिन बाद भी पूछेगा ना, तो ये ग्राफ ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा और वो बोलेगा कि प्रोडक्ट 5 और रिएक्टेंट 2। तो समय के साथ में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में या मोल में कोई चेंज आ ही नहीं रहा है। कब, टी टाइम के बाद में, टी टाइम के बाद में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपका कहलाएगा एक केमिकल इक्विलिब्रियम का ग्राफ है, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, टाइम के बाद में कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है जब तुम्हारा इक्विलिब्रियम पोजीशन गेन हो गया। आया क्या ये ग्राफ समझ में? क्या ये ग्राफ समझ में आया? बोलो। यस सर। अरे बहुत धीरे बोल रहे यार, जोर से बोलो। सर एक बार ग्राफ दोबारा बना के समझा दो। दोबारा बना के? अच्छा, ये ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है, उसी से हम समझते हैं। देखो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको, देखो यहाँ पे ये ग्राफ है, ठीक, ये ग्राफ क्या है, कंसंट्रेशन और टाइम। तो देखो स्टार्टिंग में क्या है, तुम्हारा प्रोडक्ट 0, स्टार्टिंग में हमेशा प्रोडक्ट 0, और रिएक्टेंट क्या है, स्टार्टिंग में हमेशा मैक्सिमम। धीरे धीरे तुम्हारा रिएक्शन बढ़ेगा, यानी कि प्रोडक्ट यानी कि तुम्हारा बादल, स्टार्टिंग में वेपर, प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा बादल है, रिएक्टेंट क्या है तुम्हारा पानी है। तो स्टार्टिंग में तुम्हारा पानी जो है वो क्या है, तुम्हारा पानी स्टार्टिंग में क्या है, मैक्सिमम है, और बादल, ये तुम्हारा मान लो बादल स्टार्टिंग में क्या है, 0। धीरे धीरे समय बढ़ा तो प्रोडक्ट तुम्हारा बढ़ रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, और रिएक्टेंट तुम्हारा घट रहा है। लेकिन टी टाइम के बाद में तुमको दिख रहा होगा ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में आ गया, यानी कि इसके अमाउंट में अब कोई चेंज नहीं आ रहा है। कब, टी टाइम के बाद में, ये मान लो इस टाइम को टी मान लिया, तो ये एक कांस्टेंट हो गया। तो कोई पूछे क्या ये ग्राफ इक्विलिब्रियम का है, तो आपका ये आंसर यस या नो? यस होगा ना? सर। अरे बोलो। यस। तो जिस बच्चे को डाउट था उसको समझ में आया क्या? आया क्या आपको समझ में? अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको सर ये इसका जवाब आगे देना जाके है। प्लेन मतलब पैरेलल क्यों हो गए हैं? ये पैरेलल एक्चुअली, ये देखो ये ग्राफ आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये ग्राफ आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा और आपसे पूछेगा क्या ये इक्विलिब्रियम का ग्राफ है, तो आपको ये नहीं करना है कि ये पैरेलल क्यों हो गया, नहीं हुआ। आपको बस ये ध्यान देना है कि इसके कंसंट्रेशन में कोई चेंज हो रहा है कि नहीं। तो आपको दिखेगा कि नहीं, ये जो है
ये सीधा लाइन है ना, अगर मान लो यहाँ पे वैल्यू 7 रहता तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा 7 7 7 7 7, यानी कि टाइम बढ़ते जाएगा, लेकिन ये 7 8 में चेंज नहीं होगा, ये 7 था 7 ही रहेगा। अगर मान लो यहाँ पे ये वैल्यू 2 रहता तो यहाँ पे आप क्या लिखते 2 2 2 2 2, तो टाइम तो बढ़ते रह रहा है, लेकिन ये 2 3 में चेंज होगा ही नहीं, बस समय बढ़ेगा। तो ये समय बढ़ रहा है, लेकिन तुम्हारा ये प्रोडक्ट में चेंज नहीं, इसका अमाउंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, एक इक्विलिब्रियम का ग्राफ कहेंगे। ठीक है ना। अब देखो एक और मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं और आपको बताना है कि ये ग्राफ सही है या गलत। एक और रिएक्शन में लिखा, ये बहुत आसान है, ये सब बच्चे समझ जाएगा, बहुत आसान। ए से बी है, स्टार्टिंग में रेट ऑफ फॉरवर्ड और फिर यहाँ पे बैकवर्ड। फिर से हम एक ग्राफ ड्रॉ किए, यहाँ पे हम टाइम लिखे और यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे हमने रेट लिखा, रेट और टाइम मैंने लिख दिया। तो देखो हमेशा स्टार्टिंग में रिएक्शन पानी बादल में बना था, स्टार्टिंग में क्या होता है, हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन ही होता है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा स्टार्टिंग में क्या रहेगा, ज्यादा, तो ऊपर लिख दिया, ये मैंने आर एफ लिख दिया। और हमेशा बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्टिंग में क्या होगा, जीरो, भैया कोई बादल था ही नहीं तो पानी बारिश तो होने का कोई चांस ही नहीं है, स्टार्टिंग में तो कोई बादल नहीं है, कोई वेपर ही नहीं है, तो हमेशा आरबी क्या होगा, नीचे जीरो पे। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तुम्हारा आरबी क्या होगा, आरबी तुम्हारा बढ़ेगा, ऐसे हुआ, और आरएफ क्या होगा, घटेगा। और तुम देखो यहाँ पे भी टी टाइम के बाद में, टी टाइम के बाद में क्या हो जा रहा है, आर एफ इक्वल हो गया आरबी को, तो हम इसे क्या कहेंगे, यह ग्राफ इक्विलिब्रियम का है। आया क्या समझ में ये ग्राफ, ये तो बहुत आसान था। समय के साथ में तुम्हारा क्या हो रहा है, आर एफ कम हो रहा है, आरबी बढ़ रहा है, और एक समय के बाद में दोनों इक्वल हो गया। तो हम जानते हैं इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, आर एफ आरबी के बराबर होता है। तो इसलिए कोई पूछे क्या ये ग्राफ इक्विलिब्रियम का है, तो हमारा आंसर होगा यस, यह ग्राफ इक्विलिब्रियम का है। तो मैं फटाफट से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, आपको आंसर बोलना है यस नो में कि ये ग्राफ इक्विलिब्रियम का है कि नहीं। तो बताओ क्या पहला ग्राफ इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, माइक ऑन करो जल्दी बोलो, यस या नो। है। माइक ऑन करे और यस नो बोले। यस सर। यस सर। दूसरा हमने डिस्कस कर ही दिया, दूसरा यस था। अब तुमको एक और क्वेश्चन दिखाते हैं और आपको बताना है क्या यह ग्राफ इक्विलिब्रियम का है क्या, नो सर। है, यस सर। ये ग्राफ यस सर। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट जीरो, स्टार्टिंग में प्रोडक्ट जीरो, रिएक्टेंट मैक्सिमम, रिएक्टेंट क्या है, मैक्सिमम, और धीरे धीरे टी टाइम के बाद में देखो दोनों कांस्टेंट हो गया, यानी कि कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जरूरी नहीं है इस ग्राफ को ऐसे क्रॉस कराना, ग्राफ क्रॉस करे ये जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, जरूरी है कि स्टार्टिंग में प्रोडक्ट जीरो रहे, रिएक्टेंट मैक्सिमम रहे, और तुम्हारा एक समय के बाद में दोनों कांस्टेंट हो जाए। यानी कि अब ऐसे कोई पूछे कुछ चेंज हो रहा है क्या रिएक्टेंट में, तो मैं बोले नहीं कोई चेंज नहीं हुआ। कोई अब ऐसे पूछे क्या प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो बोलेगा नहीं यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। देखो यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 7, तो समय चेंज होगा, इसके कंसेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम का ग्राफ है। यस, आया क्या समझ में, आया क्या समझ में आपको, यस सर। यस ये ग्राफ इक्विलिब्रियम का है क्या, यस तो ये Yes, भी sir. का है। सर। ठीक, यस और ये अब आते हैं, ये उसको काटो क्योंकि ये फिगर अच्छे से बना नहीं है। ये बताओ क्या इक्विलिब्रियम का ग्राफ है क्या, क्या ये इक्विलिब्रियम का ग्राफ है क्या, यस सर। ये Yes, sir. इक्विलिब्रियम का है। यस। अच्छा अगले बताओ, क्या ये इक्विलिब्रियम का ग्राफ है क्या, क्या यस सर। यस क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोडक्ट जीरो, रिएक्टेंट मैक्सिमम, तो ये भी तुम्हारा इक्विलिब्रियम का ग्राफ है। और देखो एक समय के बाद में कांस्टेंट है क्या डी नंबर ग्राफ इक्विलिब्रियम का है क्या, नो नो सर। क्यों नहीं है, क्योंकि नहीं। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट जीरो नहीं है, तो ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम का ग्राफ जीरो नहीं नहीं है। हुआ। तो ये हमारा पहल जो तुम्हारा क्वेश्चन है, इसका देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका आंसर डी तुम्हारा नहीं हुआ। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, आपको बताना है। यहाँ पे देखो NH3 क्या है, प्रोडक्ट है, NH3 क्या है, प्रोडक्ट, और N2H2 क्या है, रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट हमारा क्या हुआ, NH3। अब आपको बताना है, और देखो ये डबल एरो वाला है यानी कि इक्विलिब्रियम होगा।
तो कौन सा ग्राफ इसका सही है बताओ। क्या ग्राफ नंबर 1 सही इक्विलिब्रियम का है क्या? क्या यस सर। Yes, है ना? sir. यस हो गया। क्या ऑप्शन नंबर sir. 2 बी तुम्हारा इक्विलिब्रियम का है क्या? No, No, sir. जीरो नहीं है, सर स्टार्टिंग प्रोडक्ट जीरो नहीं है, तो ये नहीं हुआ। क्या ग्राफ नंबर No, सी sir. इक्विलिब्रियम का है क्या? sir. No, प्रोडक्ट sir. No, sir. स्टार्टिंग में प्रोडक्ट Zero जीरो नहीं है। क्या ऑप्शन नंबर डी इक्विलिब्रियम का है क्या? No, sir. No, sir. नहीं। प्रोडक्ट जीरो नहीं है सर। तो तुम्हारा ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो ग्राफ आपको समझ में आया क्या? क्या इक्विलिब्रियम और Yes, ग्राफ आपको समझ में आया? तो ये Yes, कुछ sir. पॉइंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये आपके पॉइंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। और एक छोटा सा एक टॉपिक है, 2 मिनट का टॉपिक है, इसको मैं फिर जल्दी से बता देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। 2 मिनट से ज्यादा नहीं, एक टॉपिक है। देखो इक्विलिब्रियम जो ग्राफ सबको समझ में आया ना? Yes, sir. जिसको नहीं समझ में आया होगा, अभी 2 मिनट में क्लास ओवर होगा, वो बच्चा रुक जाएगा, मैं उससे समझा दूंगा, ठीक है? 2 मिनट और रुक जाए। तो देखो केमिकल इक्विलिब्रियम तुम्हारा 2 तरह का हुआ। एक्चुअली ये इक्विलिब्रियम ना डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। किसकी? डायनामिक, क्योंकि स्टैटिक तो हमें पढ़ना ही नहीं, स्टैटिक में तो कोई मोशन ही नहीं होता है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम 2 तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल। तो कोई पूछे केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो जिसमें कोई रिएक्शन हो, कोई केमिकल रिएक्शन हो, जैसे कि H2 प्लस Br2 एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्या बन गया 2HBr। तो ये क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम पहचानना बहुत आसान है, कोई केमिकल रिएक्शन हो। और फिजिकल इक्विलिब्रियम पहचानना उससे भी ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल स्टेट चेंज होता है। जैसे इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही चीज रहेगा, रिएक्टेंट में ए है, प्रोडक्ट में भी ए ही रहेगा, बस तुम्हारा फेज चेंज हो जाएगा। जैसे रिएक्टेंट में लिक्विड था, प्रोडक्ट में गैस हो गया। रिएक्टेंट में तुम्हारा सॉलिड है, तो प्रोडक्ट में लिक्विड हो गया। दोनों तरफ ए ही है। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? दोनों तरफ सेम ही चीज हो, बस तुम्हारा स्टेट चेंज हो जाए। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो। तो आपके सामने एक क्वेश्चन रहा, और बताओ पहला ऑप्शन फिजिकल इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम, जल्दी से बताओ बच्चों। Physical. Physical. अच्छा, किसी को कहना है क्या केमिकल इक्विलिब्रियम? फिजिकल सर। No, sir. अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या होगा फिर? Chemical. क्या सभी बच्चे Chemical. केमिकल? किसी बच्चे का ऐसा है क्या कि दूसरा जो बोल रहा हो कि नहीं नहीं ये तो फिजिकल है? अच्छा, कोई नहीं, बहुत बढ़िया। तीसरा ऑप्शन क्या होगा फिर? केमिकल। तीसरा भी केमिकल, बिल्कुल सही। चौथा क्या होगा फिर? केमिकल। तो Chemical. केमिकल। तो सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, पहला फिजिकल, बाकी सब केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या कोई बच्चा ऐसा है क्या जिसको नहीं समझ में आया, जो बोले अरे अरे क्या हो गया फिजिकल, ये क्या हो गया केमिकल, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। कोई फिजिकल में कोई भी होगा, बस उसके में क्या होगा, उसका स्टेट चेंज होगा। क्या होगा? उसका स्टेट चेंज होगा, ठीक है ना? उसका ओनली स्टेट चेंज। जैसे तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए क्या था, इधर सॉलिड था और इधर लिक्विड है, लेकिन क्या है, ए सॉलिड से ए लिक्विड, तो केवल स्टेट ही तो चेंज हो रहा है, इधर भी ए इधर भी ए। तो पहला तुम्हारा फिजिकल था, बाकी सब केमिकल था। तो सभी बच्चे के आंसर बिल्कुल सही थे, ठीक है ना? और यहाँ पे आपका यही एग्जांपल दिया है फिजिकल का, क्या कि फिजिकल इक्विलिब्रियम जैसे सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से वेपर, सॉलिड से वेपर बन रहा है, या कोई गैस को तुम लिक्विड में डिजोल्व कर दिए, या कोई सॉलिड को तुम लिक्विड में डिजोल्व कर दिए, तो ये सब क्या है? ये सब तुम्हारा फिजिकल इक्विलिब्रियम है। तो क्या फिजिकल केमिकल इक्विलिब्रियम समझ में आया क्या? डिजोल्व कर दिया मतलब गैस को तुमने लिक्विड में डिजोल्व कर दिया, गैस को तुमने लिक्विड में, या फिर सॉलिड को, चीनी को तुमने लिक्विड में क्या किया, डिजोल्व किया, तुमने चीनी का फेज चेंज कर दिया। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम आया क्या समझ में? Yes, तो sir. Yes, ये sir. आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। तो आपका होमवर्क रहेगा क्या कि आप किसी भी बुक से या किसी और सोर्स से, एनसीईआरटी या कहीं और से,
आप लॉ ऑफ मास एक्शन को पढ़ के आइएगा। मैं आपसे पूछूंगा लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में, और लॉग सिखा देंगे आपको। लॉग का स्पेशल क्लास लगेगा अनिल, आप थोड़ा दिन और वेट कीजिए, ठीक है। उसके बाद में मैं अब रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। किसी को कोई डाउट होगा तो अब खुल के मेरे से पूछ सकता है।